हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि आपके चैप्टर 7 के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर 7 जो आपने पढ़ा, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, जिसमें आपने यूरोपियन रेनेसांस के बारे में पढ़ा, यूरोपियन फ्यूडलिज्म और मिडिवल सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। सारे के सारे क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर, यानी रोमन कल्चर के और ग्रीक कल्चर के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको रिवाइव किया गया, जिनको पुनर्जीवित किया गया 14th और 15th सेंचुरी में। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि पूरे वीडियोस देखने के बाद ये जो शब्द है वो क्लियर हो गया है। इसका मतलब था रिवाइव करना या रिबर्थ, या और रिवाइवल और रिबर्थ किसका? कॉन्शियसनेस का, चेतना का, ठीक है, आइडियाज का, आइडियोलॉजी का, ओपिनियंस का। तो इन चीजों का रिवाइवल या रिबर्थ करना था आपको यहाँ पे, मतलब रिबर्थ हुआ था। और 5वीं से 5th से लेके 14th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड था, इसको डार्क पीरियड कह दिया गया था। इसमें सब धर्म के ऊपर ही पूरा धर्म ने सबको ढक लिया। तो अब जो है, जब रिवाइवल होगा 15th सेंचुरी के आसपास, तो किन चीज़ों का होगा? सबसे पहले तो रिलीजियस रिवाइवल हुआ। आपको भी पता है कि धर्म में, क्रिश्चियनिटी में कितने सारे करप्ट एक्टिविटीज़ उस समय व्याप्त थी। अब ये पूरा हमने जो है वो डिटेल में डिस्कशन करा हुआ है वीडियोस में ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो धर्म में सबसे पहले बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हो रहे थे। चर्च जो है वो टैक्सेस ले रहा था, लेटर ऑफ इंटेलिजेंस और तमाम पता नहीं और अलग अलग तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेस चर्च में उस समय चल रही थी। इसके अलावा जो आर्टिस्ट हैं और जो लिटरेरी एलिमेंट्स हैं, तो हमारे आर्टिस्ट, इनको तो प्रमोट ही नहीं किया जाता था, क्योंकि आर्ट भी जो था वो बेसिकली वो रिलीजियसली डोमिनेटेड था। और लिटरेचर, तो लिटरेचर भी जो होता था उसमें भी रिलीजन का डोमिनेंस था कहीं ना कहीं। वो ह्यूमनिस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ग्लोरीफाई नहीं करता था। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनको रिवाइव किया जाएगा। ये 3 एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशंस में बहुत अच्छी तरीके से प्रॉस्पेरस थे, फ्लॉरिश थे, जो बाद में उतना नहीं तवज्जो दिया गया, जिनको प्रेफरेंस नहीं दी गई। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंपेयर डिटेल्स ऑफ इटालियन आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड विद इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो आपको इस रेनेसांस पीरियड में इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो डेवलपमेंट हुए थे उसको इटालियन आर्किटेक्चर से कंपेयर करना है। चलो शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहला, ह्यूज बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड अंडर बोथ द इटालियन एंड द इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। तो आपने सेंट्रल इस्लामिक लैंड पढ़ा हुआ है। सेंट्रल इस्लामिक लैंड जो चैप्टर है उसके सारे वीडियोस भी देखे हुए हैं आपने। आपको आर्किटेक्चर का अलग से वहां पे पॉइंट मिला हुआ है। यहाँ पे आपने ये पूरा चैप्टर 7 का जो वीडियो देख लिया, इसमें भी आपको जो है वो इटालियन आर्किटेक्चर्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, ठीक है। तो अभी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि देखो, ऐसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि इटालियन आर्किटेक्चर में ज़्यादा मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स मिलती हैं आपको और इस्लामिक आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ नहीं मिलता। आपको दोनों ही जगह पर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स मिलती हैं। यानी अगर आर्किटेक्चर का कंपैरिजन करेंगे तो इस्लामिक और इटालियन आर्किटेक्चर्स दोनों लगभग एक सिमिलैरिटी में हमें मिलते हैं। दोनों में ही आपको मैग्निफिशेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, रिलीजियस बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। डोम ऑफ रॉक का एग्जांपल आपको मैंने दिया था, है ना, जो अब्बासी डायनेस्टी के टाइम पे बनाया जाएगा इस्लामिक आर्किटेक्चर में, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने कैथेड्रल्स और जो चर्चेस वगैरह थे, सेंट बेनेडिक्ट चर्च वगैरह, और इसके अलावा तमाम बहुत सारे ऐसे कैथेड्रल्स और चर्च का जिक्र किया हमने, जिनमें बड़े लेवल पर आर्किटेक्चरल स्किल्स को शो किया गया था। दूसरा, डेकोरेशन वॉज प्रोमिनेंट इन बोथ द स्टाइल्स। तो यहाँ पर दोनों ही जो इस्लामिक और इटालियन आर्किटेक्चर है, यहाँ पर उनकी सजावट में विशेष ध्यान दिया जाता था। बस डिफरेंस इस चीज़ का आ गया कि जो हमारा इटालियन आर्किटेक्चर है, इसमें चर्च वगैरह में रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, रिलीजियस पेंटिंग्स को पेंट किया जाता था। याद होगा कैथेड्रल्स वगैरह में जो आपके ग्लासेस होते थे, कांच वगैरह होते थे, उसमें पेंटिंग्स की जाती थी स्टोरीज़ की, ताकि बाहर से लोग देखें, इवन जो अनपढ़ लोग हैं, लिटरेट, वो भी उन बाइबल की पेंटिंग्स को देखकर जो बैकग्राउंड है वो समझ जाएं, है ना, उनको ओरली बताना ना पड़े हर चीज़ को। और इस्लामिक आर्किटेक्चर में बस ये है कि वहाँ पर दीवारों पर और इन चीज़ों पर कोई ऐसा, चूँकि वो पर्सोनिफिकेशन को, धर्म को पर्सन के फॉर्म में तो मानते नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर पेंटिंग्स जो है वो नहीं मिलेंगी आपको। कई जगह पर हाँ
कुरान की वर्सेस वगैरह जो है वो आपको प्रिंट की हुई या एक्सकेवेट की हुई मिलेंगी। आर्क एंड पिलर्स वर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द इटालियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। इटालियन और इस्लामिक दोनों आर्किटेक्चर्स में बहुत बड़े बड़े ह्यूज पिलर्स और बड़े बड़े आर्क डोम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो कॉमन फीचर हो गया। ब्यूटीफुल कैथेड्रल्स एंड मोनेस्ट्रीज वर कंस्ट्रक्टेड इन इटालियन आर्किटेक्चर, जबकि यहाँ पर भी तो ये भी सिमिलर ही हो गया। अभी जस्ट मैंने कंपैरिजन किया डेकोरेशन वाले पॉइंट में, उसको भी इसी में कवर कर सकते हैं कि इटालियन आर्किटेक्चर में भी हमें बहुत ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज, मैग्निफिसेंट मोनेस्ट्रीज, कैथेड्रल्स और चर्च देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर में भी, इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में भी बहुत ही बड़ी बड़ी मस्जिद देखने को मिलती हैं, जो अपने आप में एक महान आर्किटेक्चर का एविडेंस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई वर इटालियन टाउन्स द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म। इटली के शहरों में ही ह्यूमनिज्म का या जो इंसानी जो मनुष्यता का, मनुष्यवाद यानी ह्यूमन सेंट्रिक थ्योरी जो है वर्ल्ड की, वो क्यों सबसे पहले डेवलप हुई। तो द टाउन्स ऑफ इटली वर द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस। क्यों? बिकॉज सबसे पहले अब देखो इटालियन स्टेट्स जो थे इनकी कहानी बहुत अच्छे से पता है, मैं समराइज कर दूं तो जो इटालियन स्टेट्स थे, जैसे फ्लोरेंस की बात करी हमने अपने वीडियोस में, वेनिस की, जिनेवा की बात करी है, इनमें क्या हुआ था कि ये आपके ईस्टर्न रोमन एम्पायर के बहुत महत्वपूर्ण शहर थे और इवन ईस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन के बाद भी ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर इस्टेब्लिश थे और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स वगैरह बने हुए थे जिससे ट्रेड वगैरह होता रहता था। तो यहाँ पे क्या था कि एक जो ट्रेडिंग क्लास है, जो मर्चेंट्स हैं, इनका जो है वो डोमिनेंस हो जाएगा, ये लोग डोमिनेट रहेंगे, यहाँ पे इनका वर्चस्व रहेगा। और जब ये लोग डोमिनेट रहेंगे तो यहाँ पर फ्यूडलिज्म के जो प्रॉपर्टीज हैं वो उस लेवल पर डेवलप नहीं होंगे जो यूरोप के बाकी हिस्सों में होंगे। स्पेशली वेस्टर्न यूरोप में जो फ्यूडलिज्म था उस लेवल पर फ्यूडलिज्म यहाँ पर डीप रूटेड नहीं था। और जब धीरे धीरे लिबरल हुआ टाइम, तो यहाँ पर ये जो ट्रेडर्स हैं, ये ट्रेडर्स और प्रमोट करने लगे ट्रेड को, और इसके बाद फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे स्कॉलर्स वगैरह जो है वो यहाँ पर बस रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ का जो समाज है, यहाँ की जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी कंपैरेटिवली बाकी रेस्ट ऑफ द यूरोप से अनटच्ड है। यही रीज़न रहा कि यहाँ पर एजुकेशन जो है, शिक्षा वगैरह जो है वो 13वीं-14वीं शताब्दी में भी मिलेगी आपको। ठीक है, 13-14 सेंचुरी में आपको यहाँ पे एजुकेशन पर्याप्त देखने को मिलेगा। भले वुमेन्स को उतना नहीं मिलता था, लेकिन आप देखेंगे मेंस को, सबको, स्पेशली ट्रेडिंग क्लास जो है वो एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगी। क्लियर है? तो एजुकेशन यहाँ पे फैलेगा, है ना। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का जिक्र आगे आएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाजुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ बेलिग्ना, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के तौर पर इस्टेब्लिश होंगी जो एजुकेशन को आगे जाके स्प्रेड करेंगी। और यही वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सबसे पहले ये कहेंगी कि देखो यूरोप का जो ट्रू सिविलाइजेशन था, वो ट्रू सिविलाइजेशन जो है वो ह्यूमनिज्म ही है या मानवतावाद ही है। ठीक है, और इंसान को ही सेंटर में रखा गया है बेसिकली हर तरह के परिवर्तन के। ह्यूमनिज्म एज अ सब्जेक्ट वाज फर्स्ट टॉट इन इटालियन स्कूल्स। इन्हीं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ह्यूमनिज्म एक सब्जेक्ट के तौर पर सबसे पहले पढ़ाया जाना शुरू किया गया, जिसमें इंसान को हर परिवर्तन का सेंटर माना गया और हर तरीके के परिवर्तन को ह्यूमन के वेलफेयर से ओरिएंट किया गया, जोड़ा गया कि कोई भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस हैं, अगर वो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए ओरिएंटेड नहीं है, ह्यूमन के वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है, तो वो फिर यूजलेस है। आप देख रहे हैं, अब इसके पहले तक क्या था, ह्यूमनिज्म से ना जोड़ के उसको रिलीजन से जोड़ा जाता था कि जो प्रॉस्पेरस होना चाहिए वो रिलीजन होना चाहिए। ठीक है, या जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए तो रिलीजन को एस्टैब्लिश करने के लिए होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल व्यवस्था, इंडस्ट्रियल, यानी जितनी भी व्यवस्थाएं होती थी वो बेसिकली रिलीजियस इंक्लिनेशन को प्रमोट करती थी। तो पूरा मिडिवल व्यवस्था जो है वो धर्म के ही इर्द गिर्द घूमती थी, है ना। और साइंस और रीजन, लॉजिक, इसको थोड़ा सा दरकिनार कर दिया गया था। साइंस में भी रिलीजन डोमिनेटेड था। जो बाइबल की पुरानी थ्योरीज हैं, ट्रेडिशनल थ्योरीज चली आ रही थी, जो कंसेप्ट्स और नोशन चले आ रहे थे पृथ्वी के रेवोल्यूशन को लेके या आउटर एटमॉस्फेयर को लेके, वो सब यहाँ पे व्याप्त थे। तो उनको जो है वो चैलेंज किया इस ह्यूमनिज्म व्यू ने, और ह्यूमनिज्म जो है जैसे जैसे फैलता चला गया वैसे वैसे यहाँ पर आप देखोगे कि डेवलपमेंट भी होता चला गया। बहुत सारे आपकी जो क्लासिकल बुक्स हैं जो कि रोमन्स वगैरह के द्वारा कंपोज की गई थी, ठीक है ना, वो बाद में रोमन्स और ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा जो बुक्स थी उनको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाने लग गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन क्लासिकल बुक्स में जो ग्रीक स्कॉलर्स और क्या नाम है आपके, रोमन स्कॉलर्स और ग्रीक स्कॉलर्स जो है वो लिख के गए थे, इन आइडियाज को यहाँ पे रिवाइव किया गया कंपेरेटिवली
ठीक है। तो इसलिए अब आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा ये जो शहर थे इटालियन स्टेट्स थे, यहाँ पर ये सबसे पहले रेनेसा जो है वो फ्लॉरिश होना शुरू होगा। कंपेयर द वेनेशियन आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस विद दोज इन कंटेम्प्रेरी फ्रांस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल को ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। आपको इटली के इटालियन स्टेट के एक इम्पॉर्टेंट सिटी वेनिस के बारे में जिक्र करना है कि वहाँ का जो गुड गवर्नेंस या गुड गवर्नमेंट का सिस्टम है वो फ्रांस के सिस्टम से कैसे अलग है, ठीक है, वो समकालीन फ्रांस के सिस्टम से कैसे अलग है। चलो, तो वेनिस वाज एन इटालियन सिटी। वेनिस एक इटली का महत्वपूर्ण शहर था। वेनिस मतलब वीडियो में कम से कम मुझे भी खुद नहीं पता, कई बार जो ये शब्द बोला होगा है ना, वेनिस, फ्लोरेंस, जिनोवा, तो ये आप याद ही कर लीजिए कि इटालियन स्टेट्स थे बेसिकली जो रेनेसांस के सेंटर पॉइंट बनेंगे। तो ये इटालियन स्टेट थे बेसिकली, और ये इटालियन स्टेट्स क्या थे, मैंने कहा ना कि चूंकि यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स जो है वो शुरू से ईस्टर्न जो रोमन एम्पायर वहाँ पे डोमिनेटेड था, तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के ज़माने से ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट के तौर पर ये डेवलप हो रहे थे। यहाँ पे इवन एम्पायर जब खत्म हो गया, रोमन एम्पायर जब लगभग शैटर्ड हो गया था, उस दौरान भी इन सिटीज ने अपने ओरिजिनल जो कैरेक्टर है उसको उस हद तक नहीं खोया जिस हद तक बाकी यूरोप के हिस्सों में वो फैल चुका था। क्योंकि बाकी यूरोप के हिस्से में छोटे छोटे जो राजा वगैरह थे, ट्राइबल्स थे, वो चर्च के साथ में एक तरीके से अलायंस करके वहाँ पर रूल करना शुरू कर चुके थे, और अपने जो सबऑर्डिनेट लॉर्ड्स थे उनको किंग ज़मीन के हिस्से बांट दे रहे थे, जिससे फ्यूडलिज्म की व्यवस्था बन गई, फ्यूडलिज्म सिस्टम शुरू हो गया वहाँ पे। तो कुल मिला के अब यहाँ पे वो सिस्टम नहीं था। ये एरिया वेनिस वगैरह, फ्लोरेंस वगैरह, जिनोवा, ये चर्च और फ्यूडल लॉर्ड्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, जिसकी वजह से मैंने कहा ना यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। ट्रेड और कॉमर्स तेज़ी से डेवलप हुआ, जिससे यहाँ पर एक वर्ग आया, धनी वर्ग, जिसे आप चौथा ऑर्डर भी कह सकते थे। तो इसने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, कहाँ पर, इस एरिया में। क्लियर है ना। अच्छा, बाद में आपको पता है कि क्या नाम है, इन जगहों पर फ्रांस में सामान्य लोगों को उतने अधिकार नहीं मिले थे। सामान्य लोगों की बजाय जो विशेष वर्ग है उसको ज़्यादा अधिकार मिले थे, और उसी के साथ साथ आप कह सकते हो कि फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्किज्म था। तो वेनिस का जो गुड गवर्नमेंट का सिस्टम है वो वहाँ के बैंकर्स और जो रिच मर्चेंट्स हैं वो उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से था। मतलब यहाँ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया, और यहाँ पर एब्सोल्यूटिज्म नहीं था बेसिकली। लेकिन फ्रांस में अगर आप कहोगे तो उसी समय फ्रांस में एब्सोल्यूटिज्म था। फ्रांस के जो राजा थे वो बेसिकली क्या है, वो आगे धीरे 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 ग्रोथ कर रहे थे। लेकिन वो ग्रोथ भी हालांकि वो चौथे ऑर्डर की वजह से ही कर रहे थे, क्योंकि एब्सोल्यूटिज्म के लिए उसी चौथे ऑर्डर का जो वेल्थ है, सपोर्ट है, उसी को वही जो है राजा को प्रमोट करेगा। क्लियर है। तो कुल मिला के वेनेशियन आइडिया ऑफ जो गुड गवर्नमेंट है वो फ्रांस से रिलेटेड भी है और उससे थोड़ा सा अलग है। रिलेटेड क्योंकि वही आइडिया फ्रांस में भी आगे चेंजेस को मोटिवेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है, ड्राइविंग फोर्स वही है। चलो, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट थॉट। अब ये तो बहुत इजी ही है कि ह्यूमनिस्ट थॉट बेसिकली है क्या, यानी ह्यूमनिस्ट थॉट के बेसिकली फीचर्स क्या हैं। तो लेट स्ट्रेस ऑन स्किल्स एंड आइडियाज, यानी ऐसी स्किल्स ऑर्गेनाइज की जाएं, ऐसी स्किल्स धीरे 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 अडॉप्ट की जाएं, ऐसे विचार धीरे धीरे अडॉप्ट किए जाएं। ह्यूमनिस्ट से मतलब सिंपल सी चीज़ों से है, आइडियाज से। ह्यूमनिज्म एक आइडिया, एक विचार है, ठीक है। तो ऐसे आइडियाज और ऐसी स्किल्स आए इसमें ह्यूमनिज्म में, ठीक है, दैट वर डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो कि व्यक्ति विशेष के द्वारा डेवलप किए गए हों, ठीक है। कैसे, सिर्फ बिलीफ सिस्टम के थ्रू नहीं कि आपने सुन लिया, मान लिया, परंपराओं के थ्रू, और उसको आप मानते चले जाएं बिना रीजन, बिना डिबेट, बिना डिस्कशन के। तो ऐसे विचार, ऐसे आइडियाज, ऐसे स्किल्स जो धीरे धीरे इंडिविजुअल्स में डेवलप होंगे, किसके थ्रू, थ्रू डिबेट एंड डिस्कशंस, यानी बड़े पैमाने पर चर्चाएं हों, आर्गुमेंट्स हों, डिबेट्स हों, डिस्कशंस हों, और इन डिबेट डिस्कशंस के बाद आप कुछ आइडियाज डेवलप करें, ठीक है। ये ऐसे क्रांतिकारी आइडियाज थे, ठीक है, जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को, खासकर जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ थी जो उस समय नई नई स्थापित हो रही थी, जैसे कुछ आपके शहर हैं जैसे पेट्रार्क, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, एक तरीके से फिलोसोफर है, ह्यूमनिस्ट व्यू का सपोर्टर है। तो पेट्रार्क की जो नेटिव एरिया थी फ्लोरेंस, ठीक है, तो
वहाँ पर यूनिवर्सिटी जो थी, ठीक है, वहाँ पर ये आइडिया डेवलप होगा पेट्रार्क की यूनिवर्सिटी में, है ना। तो ये आइडियाज़ नए नए यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप करेगा, क्यों? क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे और ये डिबेट डिस्कशंस के ऊपर बेस्ड होते थे। ये पुरानी परंपरा में कह दिया गया, आपको इस तरीके से मानना है ना, कि पृथ्वी चपटी है या पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है, वो मूव नहीं करती, मान लिया, चलो अब यहाँ पर टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज, स्किल्स का इस्तेमाल करके डिस्कशन शुरू होगा कि हाँ, क्या पृथ्वी सच में स्थिर है, क्या जियोस्टैटिक है। चलो, द ह्यूमनिस्ट थॉट इंक्रीज डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एक मनुष्य की डिग्निटी, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को ह्यूमनिस्ट मूवमेंट जो है वो जो है मोटिवेट कर रहा था। और आगे देखोगे कि जब तक ये ह्यूमनिस्ट व्यू डोमिनेटेड नहीं था, तब तक सबसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, सबसे ज़्यादा जो डिग्निटी है, वो इसी हमारे ह्यूमन बीइंग की वायलेट हुई थी। विशेषता जो हमारा थर्ड ऑर्डर था, स्पेशली जो हमारा थर्ड ऑर्डर है, इसके लिए किसी भी तरीके के सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी जैसे शब्द जो है वो इस्तेमाल करना अपने आप में एक इमेजिनेशन ही है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल या डोमिनेटेड था, और वो जिन आइडियाज़ को नीचे फ्लो कर रहा था, वही आइडियाज़ वो इम्बाइब करते चले जा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे नए आइडियाज़ जो आ रहे हैं, वो नए आइडियाज़ इन थर्ड ऑर्डर के डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जो ह्यूमनिस्ट हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स के जो कंसेप्ट है, ह्यूमन बीइंग का जो आइडिया है, उसको और इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? चलो, सो ह्यूमनिज्म एम्बॉडीड द मिस्टिकल एंड एस्थेटिक टेम्पर ऑफ अ प्री साइंटिफिक एज, यानी एक तरीके से ह्यूमनिज्म में वो सारी चीजें भी इन्वॉल्व थी जो कि पुराने रहस्यमय या आस्तिकता की भावनाओं को लेके आती थी, जो साइंटिफिक एज के पहले था। क्योंकि साइंटिफिक एज के पहले तर्क नहीं था, साइंटिफिक एज के पहले सिर्फ और सिर्फ मान्यताएं चलती थी। तो ह्यूमनिज्म में आया वो भी, ऐसी बात नहीं कि ह्यूमनिज्म में धर्म को पूरी तरह नकार दिया गया। धर्म को अब क्या, रीजन के हिसाब से, ठीक है, व्यक्ति के हिसाब से एडजस्ट किया गया। पूरी तरह से नकारा नहीं गया था कि लोग धर्म को नकार ही देंगे, लेकिन हाँ, धर्म को अब उस रूप में नहीं जिएंगे जिस रूप में पहले था। जैसे मार्टिन लूथर जो है वो क्या प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में आगे लेके जा रहा है, या किस तरह के आइडियाज प्रोपेगेट कर रहा है कि रिलीजन, ऐसा नहीं कि आपको जीसस क्राइस्ट को नहीं मानना है, आपको बाइबल को नहीं मानना है, आपको चर्च को छोड़ना है क्योंकि चर्च करप्ट है, आपको वो फिलॉसफी, आपको वो आइडिया जीसस क्राइस्ट के, आपको वो फेथ वो बेयर करके रखनी है। तो चर्च छोड़िए, बट बाइबल को संभाल के रखिए, बाइबल को आप आगे बढ़िए लेके। इट लेड स्ट्रेस ऑन लॉजिक, नेचुरल साइंस एंड मेटाफिजिक्स। इसके साथ साथ ये भौतिक संसार या जो भौतिक संसार की कार्य प्रणाली है, मेटाफिजिक्स की जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है, वो रीजन, लॉजिक, ठीक है, और नेचुरल साइंस के ऊपर भी बेस्ड था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सो इट लेड एम्फेसिस नॉट ओनली ऑन इंटेलेक्चुअल लर्निंग, यानी ये सिर्फ बौद्धिक लर्निंग के ऊपर बेस्ड नहीं था, यानी सिर्फ इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन नहीं था ह्यूमनिज्म। ध्यान रखना कि ह्यूमनिज्म में सिर्फ इंसान के मेंटल होराइजन्स बदले हों, उसकी सोच बदली हो। उसकी सोच तो बदली ही सही, लिटरेचर के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, साइंस, मेडिसिन के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल चेंजेस की वजह से था। लेकिन सिर्फ ह्यूमनिज्म इंटेलेक्चुअल लर्निंग नहीं थी जो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में पढ़ा दी जाए और पढ़ाने के बाद उसको थ्योरेटिकली लोग डिस्कस करें और उसके बाद भूल जाएं। ह्यूमनिज्म क्या था, एक ऐसा चेंज था जो कि फिजिकल और मोरल डेवलपमेंट करेगा लोगों का, यानी भौतिक विकास भी दिखेगा। जो बातें यूनिवर्सिटीज में हो रही हैं वो बातें आपको आगे सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होंगी, वो बातें आपको दिखेंगी कि हाँ, ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट हो रहा है, मटेरियल वेल्थ का क्रिएशन हो रहा है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अब ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट भी इसके साथ साथ होता चला जा रहा था, नैतिक उत्थान भी उन लोगों का होता चला जा रहा था। क्लियर है? और पहले की रिजिड जो एक थिंकिंग थी, पहले की जो एक जटिल सोच थी, उस जटिल सोच से जो ह्यूमनिज्म है वो बाहर निकल के फ्लेक्सिबल थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, ध्यान रखना। क्लियर है? पेट्रार्क के बाद, पेट्रार्क चूंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पे ह्यूमनिस्ट है, तो पेट्रार्क के बाद और बहुत जो आगे ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी को ले जाने वाले लोग हैं वो इटली और बाकी शहरों तक, यूरोप के बाकी जगहों पर इसको स्प्रेड करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आर्ट, आर्किटेक्चर, इनमें भी ह्यूमनिज्म को रिफ्लेक्ट किया जाएगा,
जैसे बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शंस, जब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस होंगे वहाँ पर उनकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए जो आइडॉल्स, जो मूर्तियाँ या जो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, है ना, तो आप देखेंगे उसमें अब ह्यूमंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, इंसानी सुंदरता को, ह्यूमन ब्यूटी को उसमें जो है वो आगे जाके और क्या कहेंगे, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो ह्यूमनिज्म इम्बॉडिड, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और इसके बाद यहां पे वही चीजों को एक बार फिर से इन कुछ लाइंस में रिपीट किया गया है। फाइनली जो है ह्यूमनिज्म का जो व्यू है पूरी तरीके से वो क्या था, वो इंटेलेक्चुअल्स ऑफ एंटिक्विटी को रिलेट कर रहा था, ठीक है। और जो सुपर नेचुरल वर्ल्ड, एंटिक्विटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स ऑफ एंटिक्विटी का मतलब ये है कि जो प्राचीन बौद्धिक परंपराएं थी, इंटेलेक्चुअल्स का मतलब बौद्धिक, एंटिक्विटी मींस रिलेटेड विद ओल्ड, प्राचीन परंपराओं से रिलेटेड है। तो जो प्राचीन परंपराएं थी बौद्धिक, अब उसमें जो सुपर नेचुरल वर्ल्ड है जिसको देखा ही नहीं गया लेकिन जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है, और जो ह्यूमन लाइफ को इस भौतिक जगत में रेगुलेट कर रहा है, उसके बारे में बातें कम कर दी जाएंगी। और ये कहा जाएगा, देखो कि कुल मिला के अब ये है कि हमें मुख्य रूप से इस संसार में, इस भौतिक जगत में जो है वो प्रभावी रूप से जीना है और एक खुशहाल जीवन की रचना करनी है। तो हमें उस तरीके से आगे बढ़ना होगा जिससे मटेरियल लाइफ में भी हैप्पीनेस बढ़े लोगों के, और हमेशा वो सुपर नेचुरल संसार की तरफ जो है वो सिर्फ अट्रैक्ट होके ना रहे, या अट्रैक्ट तो ना हो लेकिन हाँ सुपर नेचुरल वर्ल्ड से चिंतित भी ना हो। जो संसार उन्हें दिखता नहीं है, जो संसार उनको रेगुलेट कर रहा है, उस संसार से वो बाहर निकलें और एक ऐसे संसार में जिए जिस संसार से उनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। और इवन हो सकता है इस संसार में अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट और मैनेज करके वो उस संसार, जो सुपर नेचुरल वर्ल्ड है, जो दिख नहीं रहा, जो उनको रेगुलेट कर रहा है। धर्म में यही कहा गया ना कि भाई इंसान सिनर है, और इवन पृथ्वी भी मूवेबल इसलिए नहीं है, स्टैटिक है इसलिए क्योंकि वो इंसान के पाप के बर्डन की वजह से मूव नहीं कर पा रही है। तो इस तरह की बातें, हेवन में वही जाएगा जो अच्छी एक्टिविटीज़ करेगा, चर्च के कस्टम्स और ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को फॉलो करेगा। तो अब यहाँ ह्यूमनिस्ट में यही कहा गया कि भाई आपको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हैप्पी लाइफ यहाँ लीड करिए, अच्छे एक्टिविटीज़ को यहाँ प्रमोट करिए, तो आपका वो सुपर नेचुरल लाइफ हो ना हो लेकिन यहाँ का जीवन तो खुशहाल रहने ही वाला है। तो कुल मिला के ये आइडियाज़ आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट अ केयरफुल अकाउंट ऑफ हाउ द वर्ल्ड अपीयर डिफरेंट टू 17th सेंचुरी यूरोपियंस। 17वीं शताब्दी के जो यूरोपियंस हैं, ध्यान रखिएगा, उनके लिए अब आपको बताना है यहाँ पे कि उनके लिए जो संसार है वो एक अलग क्यों है, किस रूप से संसार उनको अलग दिख रहा है। ठीक है, चलो। सो रेनेसांस मूवमेंट ब्रॉट अबाउट रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड। 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी की जब आप बात कर रहे हो तो 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास तक जो हमारा रेनेसांस है, ये रेनेसांस पुनर्जागरण जो है वो अपने पीक तक पहुंच चुका, अपने चरम तक पहुंच चुका था। और यूरोप में बड़े लेवल पर चेंजेस होंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो होगी वो आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो ये जो पुनर्जागरण का आंदोलन है, मूवमेंट है, ये यूरोप में बड़े पैमाने पर तार्किक और वैज्ञानिक परिवर्तनों को लेके आएगा। और साइंस के फील्ड में जो डेवलपमेंट होने शुरू होंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो डेवलपमेंट होने शुरू होंगे, ये डेवलपमेंट क्या होंगे, आगे जाके एक्सपेरिमेंट्स को, ऑब्जर्वेशंस को और आगे बढ़ाएंगे और एक नए बिलीफ सिस्टम को स्थापित करेंगे जो पुराने क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम से अलग था। ये वो बिलीफ सिस्टम था जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड था, जो साइंटिस्ट के द्वारा प्रमोट किया गया था। ठीक है, ना कि वो पुराना इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक आर्गुमेंट जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज एक बिलीफ सिस्टम के थ्रू उसको डाउनवर्ड जो है वो प्रेस करते जा रहे थे, फ्लो करते जा रहे थे, और वो लोगों की लाइफ को उसके थ्रू रेगुलेट कर रहे थे एक तरीके से। क्लियर है? जैसे कि साइंटिफिक डिस्कवरीज जो कि कोपरनिकस, गैलीलियो और कैप्लर जैसे वैज्ञानिकों ने की, आगे जाके आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने इनमें और ग्रेविटेशन वगैरह की थ्योरी ऐड करके उनको इस्टेब्लिश किया, और कोपरनिकस और गैलीलियोस के कामों को रिफाइन करके आपको भौतिक सिद्धांत या जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड की वर्किंग को बहुत अच्छे से समझाया। तो इन चीज़ों ने संसार के पूरे व्यू को, वर्ल्ड को बदल दिया। इसलिए यूरोपियंस, आप कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी में जो यूरोप है वो
विश्व को थोड़ा सा तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से देख रहे हैं, क्लियर है, और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नए नए एरियाज को एक्सप्लोर करने, क्योंकि अब आपके नेविगेशन वगैरह की फील्ड में है ना, शिप मेकिंग के फील्ड में और एडवांसमेंट्स हो रहे थे, तो वो अब नए लैंड्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगी नई टेक्नोलॉजीज जो हैं, और इसके साथ साथ यूरोप वगैरह को व्यापार में इनसे सहायता मिलेगी। कोलंबस, वास्को डी गामा जैसे जो सेलर्स हैं यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और यूरोप के अलग अलग हिस्सों से निकलकर एशिया, अमेरिका के तमाम देशों की तरफ मूव करेंगे, जहां बहुत सारी ट्राइब्स के कांटेक्ट में जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि यूरोप जो है वो सिर्फ ना केवल यूरोप में ही वो उसको फ़ायदेमंद देगा ये साइंटिफिक व्यू और ये क्या नाम है नया विजन, बल्कि उसको दुनिया के बाकी देशों को एक्सप्लोर करने में भी हेल्प करेगा। और यहीं से यूरोप का एक नया व्यू शुरू होता है, या यूरोप का एक नया दौर शुरू होता है, जिसमें एजुकेशन, चूँकि प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट की वजह से एजुकेशन बढ़ रहा था, ठीक है, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो रहा था, नए नए शहर जैसे फ्लोरेंस और वेनिस जैसे शहर का डेवलपमेंट हो रहा था, जो आर्ट्स और आर्किटेक्चर के सेंटर बन रहे थे, ठीक है। थॉमस मोरे जैसे लोग एक आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत कर रहे थे अपनी बुक यूटोपिया के थ्रू। यूटोपिया का मतलब ही था गुड प्लेस, एक ऐसी जगह है जो सोशली पॉलिटिकली तौर पर आइडियल प्लेस है रहने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के नए नए विजन्स जो हैं, जो एक आदर्श समाज की कल्पना करने वाले थे, आदर्श समाज के साथ साथ वैज्ञानिक और तकनीकी से युक्त सुविधा वाले समाज की जो है वो एक विजन को प्रस्तुत कर रहे थे, या दृष्टि को उसके सामने रख रहे थे, व्यक्तियों के सामने या समाज के सामने रख रहे थे। तो ये जो है वो पूरा का पूरा चेंज आपको देखने को मिलेगा 17वीं सेंचुरी के यूरोप में, बिकॉज ऑफ द रेनेसांस, यानी यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ वो पूरी तरीके से यूरोप के देखने के तरीके को परिवर्तित कर देगा। क्लियर है, 17वीं शताब्दी में। तो ये हमने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो है उनको अभी बेसिकली कंप्लीट किया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिनको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपकी चैप्टर 7 की जो लर्निंग्स हैं वो पूरी तरीके से कॉन्सोलिडेट हो जाएँ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।